हेलो एवरीवन, ये इस सीरीज की चौथी वीडियो है। इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10th की साइंस के चौथे और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर को, जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो आप अपने आसपास नजर घुमाइए। मोस्टली चीजें जो आप देखेंगे वो कार्बन बेस्ड होंगी, यानी कि कार्बन से बनी होंगी। इसके साथ जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं सब में कार्बन प्रेजेंट होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें तो जो कार्बन का अमाउंट होता है अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर में, वो काफी कम होता है। अर्थ क्रस्ट में अराउंड 0.02% कार्बन होता है मिनरल्स जैसे कि कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल और पेट्रोलियम के फॉर्म में। वहीं पर जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें 0.03% कार्बन होता है, जो कि मेनली कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है। तो अब आप सोचिए कि कार्बन तो इतना कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है नेचर में, फिर भी इसे इतना इम्पोर्टेंट क्यों समझा जा रहा है कि इस पर हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ये सब कार्बन की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज की वजह से होता है जो उसमें होती हैं। इस चैप्टर में आगे हमें उन्हीं प्रॉपर्टीज की बात करनी है जो कार्बन को इतना इम्पोर्टेंट बनाती हैं हमारे लिए। तो सबसे पहले है बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि कार्बन के अंदर का बॉन्ड जो कि होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो पिछले चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स में हमने आयोनिक बॉन्ड और आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, और हमने देखा था कि आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कार्बन के कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की, तो वो बिल्कुल इनकी अपोजिट होती हैं। जैसे कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है आयोनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तभी तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है। इसके साथ कोवेलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो ये कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते मतलब कि इनमें आयंस फॉर्म नहीं होते, क्योंकि अगर कोवेलेंट कंपाउंड्स में आयंस फॉर्म होते तो वे भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते। तो आप कार्बन एलिमेंट पर नजर डालिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,4, कुछ इस तरह से। तो हम जानते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि हर एक एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट सेल को कम्प्लीटली भरना चाहता है और स्टेबल होना चाहता है। एलिमेंट्स स्टेबल होने के लिए अपने आउटर मोस्ट सेल से या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं या लूज करते हैं। कहने का मतलब है कि हर एक एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट सेल को कम्प्लीटली फिल करना चाहता है। जैसे कि कार्बन के केस में उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन एलिमेंट स्टेबल होने के लिए या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है या फिर 4 अदर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है। तो अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है तो वो C4 नेगेटिव एनायन फॉर्म करेगा। तो अब आप देखिए, कार्बन ने 4 अदर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया और कार्बन में प्रोटॉन होते हैं 6। लेकिन जब कार्बन 4 अदर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा तो कार्बन में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और किसी भी 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस के लिए काफी मुश्किल होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना, क्योंकि कार्बन एलिमेंट्स में 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो वो C4 नेगेटिव एनायन फॉर्म करेगा। लेकिन ये कार्बन जिसमें 6 प्रोटॉन है उसके लिए काफी डिफिकल्ट होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने से कार्बन एलिमेंट में 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जिससे 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस के लिए काफी डिफिकल्टी हो जाएगी 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना। वहीं पर अगर कार्बन एलिमेंट स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो वो C4 पॉजिटिव कैटायन फॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ भी दिक्कत ये है कि एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और हम जनरली ये एनर्जी दे भी नहीं सकते हैं। और अगर हम ये एनर्जी दे भी देते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स के लूज से कार्बन में बस 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जिससे कि पूरा का पूरा कार्बन एलिमेंट डिसबैलेंस हो जाएगा। तो अब आप देखिए, प्रैक्टिकली तो कार्बन ना ही इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके और ना ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके स्टेबल हो सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो वो डिसबैलेंस हो जाता है, और वो अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ लूज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके और लूज करके स्टेबल नहीं हो पाता है। तो कार्बन अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके दूसरे कार्बन एटम्स के साथ या फिर दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ। सिर्फ कार्बन ही नहीं, काफी सारे और भी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके स्टेबल होते हैं और मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं 2 एलिमेंट्स के बीच में, वो उन दोनों एलिमेंट्स से ही बिलोंग करते हैं, जिससे उन दोनों एलिमेंट्स को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने में हेल्प होती है। क्योंकि हम जानते हैं हर एक एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होने के लिए हर एक एलिमेंट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है। आप सिंपली इन कंपाउंड्स को देखिए, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके फॉर्म हुए हैं।
तो पहले है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम जानते हैं कि एलिमेंट के पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हाइड्रोजन एलिमेंट स्टेबल होने के लिए अपने एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे हाइड्रोजन एलिमेंट के एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करता है। तो हमने अभी पढ़ा है कि 2 एलिमेंट्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वो इन दोनों एलिमेंट्स से बिलोंग करते हैं। तो जब 2 हाइड्रोजन अपने एक एक एलिमेंट को शेयर करते हैं तो वे H2 कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं, जिससे दोनों एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल कम्प्लीटली फिल हो जाते हैं। ऐसे ही आप इन और एलिमेंट्स को देखिए, जैसे कि ऑक्सीजन। इसमें आप देखिए 2 ऑक्सीजन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो हम जानते हैं ऑक्सीजन एलिमेंट को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो अब आप देखिए ये 2 ऑक्सीजन एलिमेंट अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं और O2 मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, जिससे इन दोनों का ही आउटर मोस्ट सेल कम्प्लीटली फिल हो रहा है। ऐसे ही आप कार्बन के एक कंपाउंड को देखिए जो कि है मीथेन। तो इसका फॉर्मूला होता है CH4। तो आप देखिए मीथेन में इस तरह से इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो हम जानते हैं कि कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है। तो चारों हाइड्रोजन को भी स्टेबल होने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो अब आप देखिए कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को चारों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करता है और CH4 जो कि होता है मीथेन वो कंपाउंड फॉर्म होता है, जिससे कार्बन एलिमेंट के और चारों हाइड्रोजन एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल कम्प्लीटली फिल हो जाते हैं। कि अगर 2 सिमिलर या डिफरेंट एटम्स में एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उनके बीच में, तो उसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब ये है कि 2 एटम्स के बीच में, चाहे वो सिमिलर एटम हो या डिफरेंट एटम्स हो, अगर उनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो उसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। और वहीं पर अगर 2 एटम्स के बीच में 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं, तो उसे डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन। वहीं पर अगर 2 एटम्स के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं, तो उसे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो सिंगल बॉन्ड या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है 2 एटम्स के बीच में। वहीं पर जो डबल बॉन्ड होता है उसे 2 लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है दोनों एटम्स के बीच में, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे 3 लाइन। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, इनसे जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उन्हें कोवेलेंट कंपाउंड्स कहा जाता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते। इसका मेन रीजन ये है कि इनमें आयंस फॉर्म नहीं होते। तो जब चार्ज पार्टिकल्स ही फॉर्म नहीं होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करेंगे। तो अब कार्बन के बारे में हमने ये जान लिया कि ये स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ये टेट्रावैलेंट होता है। तो कार्बन की बॉन्डिंग और कार्बन के कंपाउंड्स को समझने के बाद आगे हमें देखना है कार्बन के एलोट्रोप्स को। तो पहले तो आप ये समझें कि एलोट्रोप्स किसे कहा जाता है। तो वेरियस फिजिकल फॉर्म्स जिनमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है उसे एलोट्रोप्स कहा जाता है। जैसे जो कार्बन होता है उसके मेनली 2 एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ये जो एलोट्रोप्स होते हैं इनकी फिजिकल स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होती हैं, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो दोनों ग्रेफाइट और डायमंड कार्बन एटम से फॉर्म होता है, लेकिन मेन डिफरेंस इनके अंदर इनकी एटम्स की अरेंजमेंट में होता है। जैसे जो डायमंड होता है उसके अंदर हर एक कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है और उसमें रिगिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म होती है कुछ इस तरह से। वहीं पर ग्रेफाइट के अंदर हर एक कार्बन एटम बॉन्डेड रहता है 3 कार्बन एटम्स के साथ सेम प्लेन में हेक्सागोनल अरे के फॉर्म में, कुछ इस तरह से। इनमें से एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है क्योंकि कार्बन की बैलेंसी को सेटिस्फाई करना होता है। तो डायमंड और ग्रेफाइट की इन्हीं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। जैसे कि डायमंड जो है वो काफी ज्यादा हार्ड होता है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है अर्थ पर। वहीं पर जो ग्रेफाइट होता है वो स्मूथ एंड स्लिपरी होता है। इसके साथ ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ये आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के कारण कार्बन के ही 2 एलोट्रोप जो कि हैं ग्रेफाइट और डायमंड, वो किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ये जो डायमंड्स होते हैं इन्हें हम खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं प्योर कार्बन को हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर रखकर। और ये जो सिंथेटिक डायमंड्स हम प्रिपेयर करते हैं वो साइज में छोटे होते हैं नेचुरल डायमंड से। वैसे इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, ये सिर्फ साइज में छोटे होते हैं। अभी रिसेंट टाइम में कार्बन का एक नया एलोट्रोप डिस्कवर हुआ है। पहले इसको C60 के फॉर्म में आइडेंटिफाई किया गया था क्योंकि इसमें कार्बन एटम्स फुटबॉल की शेप में अरेंज थे।
लेकिन साइंटिस्ट ने अभी इसे नाम दिया है बकमिंस्टर फुलरेंस। तो ये भी कार्बन को। तो वर्सेटाइल नेचर का मतलब होता है इसकी एबिलिटी बॉन्ड फॉर्म करने की दूसरे एटम्स के साथ और ज्यादा से ज्यादा कार्बन कंपाउंड्स को फॉर्म करने की। यानी कि हम कह सकते हैं वर्सेटाइल नेचर का मतलब है कार्बन की ऐसी क्वालिटी जिससे वो ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म कर पाते हैं। तो कार्बन जो है वो दो फैक्टर्स के कारण वर्सेटाइल होता है, जो कि है कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी। तो पहले हम समझते हैं कैटिनेशन को। तो कार्बन के अंदर एक एबिलिटी होती है दूसरे कार्बन एटम से जुड़ने की और लॉन्ग चेन और लार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर्म करने की। कार्बन की इसी प्रॉपर्टी को कैटाइनेशन कहा जाता है। तो कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट इतनी ज्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो आप बस इतना याद रखें कि कार्बन के अंदर ही दूसरे कार्बन एटम्स के साथ सबसे लंबे बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी होती है, जो कि किसी अदर एलिमेंट में नहीं होती। तो ये था कार्बन के वर्सेटाइल होने के पीछे पहला फैक्टर। वहीं पर बात करें हम दूसरे फैक्टर की, तो वो है टेट्रावैलेंसी। तो हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो इसका मतलब है कि कार्बन 4 अदर कार्बन एटम्स या 4 अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन या और भी कई एलिमेंट्स के साथ। तो कार्बन टेट्रावैलेंट होने के कारण काफी सारे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड फॉर्म कर पाता है। और कार्बन जिन एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड फॉर्म करके जो कंपाउंड्स बनाता है वो काफी स्टेबल होते हैं। यानी कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो काफी स्टेबल होते हैं, और इसके पीछे का मेन रीजन होता है कार्बन का स्मॉल साइज का होना। इसके बाद अब हमें समझना है कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में। तो कार्बन के कंपाउंड्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, जो कि है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन एटम्स के बीच में। वहीं पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन एटम्स के बीच में। तो जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली कम रिएक्टिव होते हैं, वहीं पर अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड से। तो कार्बन कंपाउंड्स मेनली या मेजरली सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं और उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। इनमें से जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी वे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उन्हें एल्केन्स कहा जाता है। वहीं पर जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें एल्कीन्स और एल्काइंस कहा जाता है। एल्कीन्स वो होती हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, वहीं पर एल्काइंस वो होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो आप इस टेबल को देखिए, इसमें एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस के लगातार कुछ कंपाउंड्स हैं। तो आप देख सकते हैं एल्केन्स वाले सभी कंपाउंड्स CnH2n+2 वाले फॉर्मूले पर बेस्ड हैं, जैसे कि CH4, C2H4, C3H8, C4H10 etc। वहीं पर जो एल्कीन्स के सभी कंपाउंड्स हैं वो CnH2n वाले फॉर्मूले पर बेस्ड है, जैसे कि C2H4, C3H6, C4H8, C5H10 etc। ये जो एल्कीन्स होती हैं इसमें एक कार्बन वाला कंपाउंड नहीं होता, क्योंकि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होने के लिए कम से कम 2 कार्बन तो होने ही चाहिए। ऐसे ही बात करें अगर हम एल्काइंस की, तो इसके सभी कंपाउंड CnH2n-2 पर बेस्ड होते हैं, जैसे कि C2H2, C3H4, C4H6, C5H8 etc। तो इन तीनों एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस में आप देख सकते हैं कि ये सभी आपस में CH2 यूनिट से डिफर कर रहे हैं। और बेसिकली इस सीरीज को, जो कि CH2 यूनिट से डिफर कर रही है आपस में, उसे होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। तो होमोलोगस सीरीज एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिनका स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, जिनमें सक्सेसिव कंपाउंड्स यानी कि लगातार कंपाउंड CH2 यूनिट से डिफर करते हैं। होमोलोगस सीरीज के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे हम होमोलोगस सीरीज में अंदर या नीचे की तरफ जाते हैं तो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, जिससे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें ग्रेडेशन देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है कि होमोलोगस सीरीज में हम जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं तो हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन देखने को मिलता है, यानी कि बढ़ावा देखने को मिलता है। वहीं पर जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं वो सेम रहती हैं होमोलोगस सीरीज में, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो मेनली फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करती हैं, और जिन कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पूरे होमोलोगस सीरीज में सेम ही रहती है। उनमें ग्रेडेशन हमें समझते हैं फंक्शनल ग्रुप्स को। तो हम जानते हैं कि कार्बन एक काफी फ्रेंडली एटम होता है और इसमें 4 वैलेंसी होती हैं,
लेकिन अभी तक हमने सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को ही देखा है। लेकिन जो कार्बन होता है वो अदर एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड फॉर्म करता है, जैसे कि हेलोजन्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर के साथ। किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन में एक या उससे ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं इन एलिमेंट्स के द्वारा, जिससे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड रहे। तो ऐसे कंपाउंड्स में से हाइड्रोजन को जो एलिमेंट रिप्लेस करता है उसे हेटेरो एटम कहा जाता है, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, ईटीसी। ये जो हेटेरो एटम्स होते हैं वो कुछ ग्रुप्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इस टेबल में मेनली ऑक्सीजन से रिलेटेड ही ग्रुप्स हैं, जैसे एल्कोहल OH ग्रुप, एल्डिहाइड CHO ग्रुप और कीटोन ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो हेटेरो एटम्स जो ग्रुप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। जैसे एल्कोहल में OH ग्रुप होता है तो इसमें OH को एक ही कंसीडर किया जाता है। और ये जो हेटेरो एटम्स या ग्रुप्स जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, ये उस कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं कार्बन चेन की लेंथ या नेचर के साथ। जैसे कि आप मान लो कि किसी कार्बन कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है एल्कोहल OH, तो ये जो OH ग्रुप है ये अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज उस कंपाउंड को देगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कार्बन चेन कितनी बड़ी है या छोटी है, उसका नेचर क्या है। कहने का मतलब है फंक्शनल ग्रुप तो अपना काम करता है। नेक्स्ट हमें समझना आइसोमर्स के बारे में। तो आइसोमर्स उन कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। जैसे एक कंपाउंड होता है पेंटेन C5H12, तो आप देखिए इसकी 3 स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। आगे हमें देखना है एक काफी इंपोर्टेंट टॉपिक को, जो कि है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी कार्बन कंपाउंड्स का नामकरण। तो इन्हें नाम देने की जो प्रोसेस है ये सब काम एक कमेटी करती है जो कि है IUPAC, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस कमेटी ने कार्बन कंपाउंड्स को नाम देने के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं। यहाँ हम इनकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, हम यहाँ सिर्फ इतना समझेंगे जितना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इनफ हो। तो हर एक कार्बन कंपाउंड के 3 मेन पार्ट्स होते हैं जो कि है प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। तो आप इस टेबल को देखिए, इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स दिए हैं, रूट वर्ड्स दिए हैं और सफिक्स में हमें 2 चीजें दी हैं, एक है टाइप ऑफ बॉन्ड और दूसरी है फंक्शनल ग्रुप। तो आप इस टेबल को एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स में ऐसे एलिमेंट या ग्रुप्स दिए हुए हैं जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, मिथाइल और इथाइल। वहीं रूट वर्ड सिंपल चीज होती है, जैसे किसी कार्बन कंपाउंड में यदि 1 कार्बन है तो मेथ, 2 हैं तो ईथ, 3 हैं तो प्रोप, 4 हैं तो ब्यूट, 5 हैं तो पेंट, 6 हैं तो हेक्स, ऐसे ही चलता जाता है। वहीं पर सफिक्स में 2 चीजें हैं, एक है टाइप ऑफ बॉन्ड जिसमें सिंगल बॉन्ड के लिए लास्ट में एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए बायनी लगाते हैं। और अगर उस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो वो सबसे एंड में लगता है। तो आपको इस पूरी टेबल को अच्छे से याद रखना है। इसके बाद ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है IUPAC नेम की जनरल वे ऑफ राइटिंग। तो इसमें सबसे पहले है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लिखनी होती है। फिर है नेम उस सब्स्टिट्यूएंट का, उसके बाद आता है रूट वर्ड, फिर आता है नेचर ऑफ बॉन्ड और लास्ट में आती है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन और नेम। तो ये तो है कार्बन कंपाउंड्स की जनरल वे ऑफ राइटिंग। तो चलिए अब हम खुद कार्बन कंपाउंड्स को नाम देने का ट्राई करते हैं। तो आप देखिए इस कंपाउंड में 4 कार्बन एटम हैं और वो सभी आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है और ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप है। इसके रूट वर्ड की हम बात करें तो इसमें 4 कार्बन एटम है तो इसका रूट वर्ड हो जाएगा ब्यूट, और इसमें सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स हो जाएगा एन। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा ब्यूटेन। तो आप नोमेनक्लेचर में कुछ सिंपल चीजें हैं उन्हें याद रखें कि हम जिस भी कंपाउंड की नेमिंग कर रहे हैं सबसे पहले उसके कार्बन की गिनती करें रूट वर्ड फाइंड करने के लिए और देखें उसमें बॉन्ड कौन सा लगा है। और अगर उस कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तो गिनती वहां से करें और सब्स्टिट्यूएंट जो ग्रुप होता है उसे आप स्टार्टिंग में लगाएं। और अगर कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है तो आप गिनती सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को छोड़कर फंक्शनल ग्रुप से करें। फॉर एग्जाम्पल आप इस कंपाउंड को देखिए तो आप देखिए इसमें 4 कार्बन एटम है और सिंगल बॉन्ड है और फंक्शनल ग्रुप है OL यानी कि एल्कोहल। इसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है, इसमें फंक्शनल ग्रुप दूसरे नंबर पर प्रेजेंट है तो सब्स्टिट्यूएंट है नहीं। तो इस कंपाउंड को हम रूट वर्ड से स्टार्ट करेंगे
तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2-ऑल। ये जो 2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो दूसरे कार्बन एटम पर है। तो आपको कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए एक सिंपल सा रूल याद रखना है कि सबसे पहले हमें पूरे कंपाउंड को देखना है, उसमें से रूट वर्ड फाइंड करना है और उसमें से नेचर ऑफ बॉन्ड पता करना है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर दिया है तो उसका पता करना है और फंक्शनल ग्रुप का पता करना है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को हमें सबसे पहले लगाना है, उसके बाद हमें रूट वर्ड को लगाना है, फिर हमें नेचर ऑफ बॉन्ड को लगाना है और लास्ट में हमें फंक्शनल ग्रुप को लगाना है। और आपको अभी जो मैंने पॉइंट बताया है कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए इतना काफी है। एक और इम्पोर्टेंट बात है कार्बन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर में जो आपको याद रखनी है कि जिस भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसके नेचर ऑफ बॉन्ड में से ई निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ब्यूटेनल की नोमेनक्लेचर देखी तो आप देखिए इसमें एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो OL ग्रुप की वजह से नेचर ऑफ बॉन्ड ANE में से ई निकल गया। इसी प्रकार अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसके नेचर ऑफ बॉन्ड में से ई निकल जाता है। जैसे कि अगर सिंगल बॉन्ड होता है और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो AN बचता है, डबल बॉन्ड होता है तो EN बचता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो बायन बचता है। तो कहने का मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप के होने से लास्ट में जो ई होता है बॉन्ड के अंदर वो निकल जाता है। तो अब आपको अपनी तरफ से भी कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग या नोमेनक्लेचर को अच्छे से समझने के लिए कुछ कंपाउंड्स की नेमिंग को प्रैक्टिस करना है। बढ़ते हैं और समझते हैं कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को, यानी कि हमें बेसिकली उन रिएक्शंस को पढ़ना है जिन्हें कार्बन कंपाउंड्स शो करते हैं। तो कार्बन कंपाउंड्स की पहली रिएक्शन है कंबस्शन। तो जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अच्छे से बर्न होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करते हैं और इसके साथ काफी क्वांटिटी में हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। और कार्बन के कंपाउंड्स के जलने पर काफी हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम ज्यादातर कार्बन कंपाउंड्स को एज अ फ्यूल यूज करते हैं। कार्बन कंपाउंड्स में जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हमेशा क्लीन ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं। वहीं पर जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो येलो फ्लेम के साथ जलते हैं, साथ में काफी सारा ब्लैक स्मोक भी निकलता है। तो ये कोल, पेट्रोलियम ये सब कार्बन के ही कंपाउंड्स होते हैं और इन्हें एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। और क्यों किया जाता है ये अभी हम देख चुके हैं कि कार्बन कंपाउंड्स बर्न होते समय काफी ज्यादा क्वांटिटी में हीट रिलीज करते हैं। इसके बाद हम शॉर्ट में ही देख लेते हैं कि ये जो कोल और पेट्रोलियम होता है वो फॉर्म कैसे होता है। तो जो कोल और पेट्रोलियम होते हैं वो बायोमास से फॉर्म होते हैं जो कि काफी सारी बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल प्रोसेस से निकलती है। जैसे कि जो कोल होता है वो ऐसे फॉर्म होता है कि काफी मिलियंस ईयर पहले यानी कि लाखों साल पहले काफी एनिमल्स, प्लांट्स, फर्न्स मर गए होंगे और वे अर्थ में क्रश्ड हो गए होंगे, प्रोबेबली किसी अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से। फिर जैसे जैसे टाइम निकला होगा उन पर और ज्यादा लेयर्स चढ़ गई होगी मिट्टी की या रॉक्स की और वे धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो गई होंगी। ऐसे ही जो ऑयल और गैस होती है वो भी सी में मिलियंस ऑफ ईयर पहले रहने वाले प्लांट्स और एनिमल से फॉर्म हुए हैं। वो काफी टाइम पहले मर गए होंगे, फिर सी के अंदर स्लिट से कवर हो गए होंगे। फिर बैक्टीरिया ने डेड रिमेन्स को अटैक किया होगा जिससे वो ऑयल और गैस में कन्वर्ट हो गए होंगे हाई प्रेशर के कारण। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखनी है कार्बन कंपाउंड्स की अगली केमिकल रिएक्शन जो कि है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में तो हम ऑलरेडी पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो कार्बन जो होता है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है कंबस्शन पर। इस रिएक्शन में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई इंपोर्टेंट रिएक्शन है तो वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम जानते हैं कि कुछ सब्सटेंस कैपेबल होते हैं दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड करने के लिए, उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। जैसे कि एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो रहा है एसिड में, तो उसमें एल्केनाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है जो कि अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करता है। तो आप लोगों को ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम अच्छे से याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि अल्कोहल से एसिड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस में कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है। इसके बाद कार्बन की अगली रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। तो ये वो रिएक्शन होती है जिसमें जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन वो किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अपने अंदर और हाइड्रोजन को ऐड कर लेता है और सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है। पहले आप समझिए कि कैटलिस्ट क्या होता है। तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि रिएक्शन की स्पीड को कई गुना बढ़ा देते हैं बिना उसमें पार्ट लिए। तो कहने का मतलब है कि कैटलिस्ट जैसे कि पैलेडियम या निकल की वजह से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है।
ये जो एडिशन रिएक्शन होती है इसका यूज वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजिनेशन में भी किया जाता है निकेल कैटलिस्ट का यूज करके। तो वेजिटेबल ऑयल्स में जनरली लॉन्ग अनसैचुरेटेड चेन्स होती हैं। तो आप इस रिएक्शन को देखिए, इसमें यह है वेजिटेबल ऑयल और ये निकेल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एनिमल फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि सैचुरेटेड कार्बन चेन्स होती हैं। तो ये तो बात हुई एडिशन रिएक्शन की और उसके एग्जाम्पल की। लेकिन अगर हम जनरली देखें तो हमें खाने के लिए अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स का ही यूज करना चाहिए क्योंकि ये हेल्दी होते हैं। आपने कई बार टीवी एड्स में देखा होगा कि हमें वेजिटेबल ऑयल्स खाने के लिए कहा जाता है। वहीं पर जो एनिमल फैट्स होते हैं जो कि हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन से वेजिटेबल ऑयल से फॉर्म हुए हैं, उनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए। इसलिए हमें हमेशा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले ऑयल को यूज करना चाहिए कुकिंग के लिए। इसके बाद कार्बन कंपाउंड्स की चौथी रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में एक टाइप का एटम जो कि ज्यादा रिएक्टिव होता है वो दूसरे टाइप के एटम की जगह ले लेता है जो कि कम रिएक्टिव होता है किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो मोस्टली टाइम अनरिएक्टिव होते हैं और इनर्ट होते हैं ज्यादातर रिएजेंट्स के साथ। लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्लोरीन ऐड हो सकता है काफी फास्ट रिएक्शन में, और ये क्लोरीन हाइड्रोजन एटम्स को 1 बाय 1 रिप्लेस कर सकता है। मतलब कि हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो सकता है सनलाइट की प्रेजेंस में। तो आप इस रिएक्शन को देखिए, इसमें मीथेन और क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में CH3Cl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म कर रहे हैं। तो ये थी कार्बन कंपाउंड्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस। आगे हमें देखना है कुछ इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स को। तो ऐसे काफी सारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट, यूजफुल, वैल्यूएबल और कमर्शियली इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन यहाँ हमें इस चैप्टर में केवल 2 ही ऐसे कंपाउंड्स को देखना है जो कि है इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो सबसे पहले हम देखते हैं इथेनॉल को। तो इथेनॉल एक कार्बन कंपाउंड होता है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। इसको इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है, कॉमनली इसको अल्कोहल कहा जाता है, और ये एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है सभी अल्कोहलिक ड्रिंक्स में। इसके साथ ये काफी अच्छा सॉल्वेंट होता है। इसका यूज मेडिसिन जैसे कि टिंचर, आयोडीन, कफ सीरस एटसेट्रा को बनाने में किया जाता है। इसके साथ ये वाटर में सोल्यूबल होता है सभी प्रोपोर्शंस में। और अगर हम काफी स्मॉल क्वांटिटी में भी डाइल्यूट इथेनॉल को कंज्यूम कर लेते हैं तो हमें नशा हो जाता है, और इसकी प्रैक्टिस को कंडेम किया गया है क्योंकि अल्कोहल काफी एडिक्टिव होती है। लेकिन ये फिर भी हमारी समाज में काफी ज्यादा पी जाती है। लंबे समय तक डाइल्यूट अल्कोहल के कंजप्शन से हमें काफी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये डाइल्यूट अल्कोहल को पीने की बात हो रही है। डाइल्यूट अल्कोहल मतलब ऐसी अल्कोहल जिसमें पानी मिला हो, डाइल्यूट हो यानी कि पतली हो, क्योंकि जो प्योर इथेनॉल होती है जिसे एब्सोल्यूट अल्कोहल भी कहा जाता है, उसका काफी कम क्वांटिटी में भी कंजप्शन हमारी जान ले सकती है। इथेनॉल की बेसिक प्रॉपर्टीज को समझने के बाद अब हम देखते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो इनकी पहली प्रॉपर्टी या रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम। तो जो इथेनॉल या अल्कोहल होता है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम इथो ऑक्साइड फॉर्म करता है और साथ में हाइड्रोजन रिलीज होती है। दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जब इथेनॉल को हीट किया जाता है 443 केल्विन पर एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इथेनॉल का डिहाइड्रेशन हो जाता है और इथेनॉल इथीन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ये है कि जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसको एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया जाता है जो कि इथेनॉल से वाटर को रिमूव करता है। तो अभी हमने अल्कोहल के बारे में पढ़ा है, तो अब हम देखते हैं कि ये अल्कोहल कैसे लिविंग बींग्स को अफेक्ट करता है। तो जब हम लार्ज क्वांटिटी में इथेनॉल को कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो कर देता है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है, मेंटल कंफ्यूजन होता है और इंडिविजुअल रिलैक्स फील करता है। उसके सेंस ऑफ जजमेंट को रियलाइज नहीं कर पाता है और ये काफी एडिक्टिव होती है, इसकी लत लग जाती है। इसलिए आपने कभी किसी शराबी को देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि वह हर टाइम शराब की जुगाड़ में लगा रहता है। तो जैसे इथेनॉल होता है वैसे ही एक और कंपोनेंट होता है मीथेनॉल। अगर हम इसे थोड़ी सी भी क्वांटिटी में कंज्यूम कर लेते हैं तो इससे हमारी डेथ हो सकती है, क्योंकि ये जो मीथेनॉल होता है वो हमारे लिवर में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है मीथेनॉल में, जो कि हमारे प्रोटोप्लाज्म को कोएगुलेट कर देता है। इसके साथ ये हमारे ऑप्टिक नर्व को भी इफेक्ट करता है और ब्लाइंडनेस भी कॉज करता है। तो हम जानते हैं कि इथेनॉल जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होता है, और हम ये भी जानते हैं
कि शराब कितनी भी बन जाए ये हमेशा पीने वालों के लिए कम ही पड़ जाती है। तो ऐसे तो जो इथेनॉल इंडस्ट्रियल यूज के लिए बनता है उसे भी लोग शराब बनाने में यूज कर लेंगे। तो इंडस्ट्रियल यूज के लिए इथेनॉल को बचाने के लिए इसे ड्रिंकिंग के लिए अनफिट बनाया जाता है, इसमें पॉइजनस सब्सटेंस जैसे कि मिथेनॉल को ऐड करके। कभी कभी डाइस भी यूज की जाती हैं अल्कोहल को ब्लू कलर देने के लिए, जिससे कि ये कंफर्म किया जा सके कि ये अल्कोहल ड्रिंकिंग के लिए नहीं है। और जो अल्कोहल ड्रिंकिंग के लिए नहीं होती है उसे डीनेचर्ड अल्कोहल कहा जाता है। इसके साथ ये जो इथेनॉल या अल्कोहल होता है इसको कुछ कंट्रीज एज अ फ्यूल भी यूज करने लगी हैं पेट्रोल में मिक्स करके, क्योंकि ये सफिशिएंट एयर में बर्न होने पर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही फॉर्म करती है। हमें समझना है वो है इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड को कॉमनली एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, जो कि एक ग्रुप ऑफ एसिड से बिलोंग करता है जिसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। यानी कि 5 to 8% एसिटिक एसिड वाटर के अंदर विनेगर कहा जाता है, जिसे हम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं पिकल्स में। तो जो प्योर इथेनोइक एसिड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन। यहाँ आप ध्यान दीजिए कि ये टेम्परेचर केल्विन में है, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है और विंटर सीजन में कोल्ड क्लाइमेट्स वाली जगह पर ये फ्रीज हो जाता है, जिससे इसका एक और नाम पड़ा है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड जो है वो एसिड के ग्रुप से बिलोंग करते हैं और इनमें एसिडिक नेचर भी होता है, लेकिन ये अदर मिनरल एसिड जैसे कि HCl की तरह कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होती, क्योंकि ये वीक एसिड्स होते हैं। इसके बाद है इथेनोइक एसिड की केमिकल रिएक्शन। पहली रिएक्शन है ईस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में ईस्टर फॉर्म होता है। तो जब इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है एब्सोल्यूट अल्कोहल के साथ किसी एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो ईस्टर फॉर्म होता है, जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं। तो जनरली ईस्टर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं, यानी कि इनकी खुशबू स्वीट होती है, इसलिए इनको परफ्यूम्स बनाने में और एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज किया जाता है। तो अभी हमने देखा एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की रिएक्शन से ईस्टर फॉर्म होता है। अगर हम इस ईस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कर देते हैं तो ये दोबारा से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट्स में टूट जाता है। इस रिएक्शन को सोपेनिफिकेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि सोप्स की फॉर्मेशन में यही रिएक्शन यूज होती है। तो ये आप इस रिएक्शन को देखिए, इसमें ये ईस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में इथेनॉल और सोडियम सॉल्ट्स ऑफ इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, और यही जो रिएक्शन है वो सोप के फॉर्मेशन में होती है। तो जो सोप्स होते हैं वो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के। सोप्स के बारे में हम अगले टॉपिक में जानेंगे। अभी हमें देखना है इथेनोइक एसिड की दूसरी रिएक्शन को, जो कि है रिएक्शन विद बेस। तो जनरली मिनरल एसिड्स की तरह इथेनोइक एसिड भी बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, और सॉल्ट जैसे कि सोडियम इथोनेट, जिसे कॉमनली सोडियम एजिटेट भी कहा जाता है, वो फॉर्म होता है, और साथ में वाटर भी फॉर्म होता है, जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं। इथेनोइक एसिड की तीसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो इथेनोइक एसिड कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स दोनों के साथ ही रिएक्ट करके सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करते हैं। तो जो सॉल्ट कॉमनली फॉर्म होता है वो है सोडियम एसीटेट, जैसा कि आप इन दोनों रिएक्शन में देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है इथेनोइक एसिड्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके सोडियम एसीटेट सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं, जो कि है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो सोप्स के बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि ये सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं लंबी चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के, जिनकी क्लींजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं वाटर के अंदर। तो कहने का मतलब है कि सोप्स के अंदर कार्बन चेन्स काफी लंबी होती हैं, उनमें 1-2 कार्बन एटम नहीं बल्कि काफी सारे कार्बन एटम्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल है सोडियम स्टीरेट, जिसका फॉर्मूला होता है C17H35COONA। तो आप देख सकते हैं कि सोप्स में कितनी लंबी कार्बन चेन होती है। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है RCOONA। यहाँ पर ये जो R है वो इस हाइड्रोकार्बन C17H35 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही जो डिटर्जेंट होते हैं वो पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट्स होते हैं लॉन्ग एल्काइल चेन की सल्फोनेट ग्रुप के साथ। फॉर एग्जांपल सोडियम लॉरल सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है C12H25SO4Na। तो आपको सोप्स और डिटर्जेंट्स दोनों के नाम और एग्जाम्पल को अच्छे से याद रखना है। तो सोप का नाम होता है सोडियम स्टीरेट और डिटर्जेंट्स का नाम है सोडियम लॉरल सल्फेट। तो हम सोप या डिटर्जेंट दोनों के ही मॉलिक्यूल्स की बात करें तो दोनों के ही मॉलिक्यूल्स में 2 पार्ट्स होते हैं, जो कि है हाइड्रोफिलिक पार्ट और हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर लविंग पार्ट होता है, यानी कि ये पार्ट वाटर से जुड़ता है। दूसरा है हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो
तो ये वो पार्ट होता है जो कि वाटर से दूर भागता है। तो चलिए अब हम सॉल्ट का एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये है सोप, जिसका फॉर्मूला है RCOONA, और ये वाटर में जाके आयोनाइज हो जाता है RCOO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में। तो आप इस पार्ट को देखिए, RCOO नेगेटिव, इसमें यह है लॉन्ग कार्बन चेन और ये है शॉर्ट आयोनिक एंड, जिसमें से कार्बन चेन जो कि हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि वो वाटर से दूर भागती है। वहीं पर आयोनिक एंड जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, वो वाटर की तरफ जाता है। तो सोप मॉलिक्यूल में हमारे पास एक हाइड्रोफोबिक टेल है और एक हाइड्रोफिलिक हेड है। तो सोप को समझने के बाद अब हम देखते हैं इसकी क्लींजिंग एक्शन, मतलब कि ये क्लीनिंग कैसे करता है। तो अब आप इस डायग्राम को देखिए, यह है सोप मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो वाटर की तरफ है और ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो वाटर से दूर दूर है। तो जब हम सोप सॉल्यूशन में गंदे कपड़ों को डालते हैं तो सोप का जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है वो जुड़ जाता है वाटर के साथ, और जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो वाटर से दूर भागता है और वो ऑयल और डर्ट से जुड़ जाता है। और जब हम इसे वॉश करते हैं तो ऑयल और डर्ट सोप सॉल्यूशन के साथ ही निकल जाती है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि जब हम कपड़े को सिर्फ पानी से वॉश करते हैं तब ये ऑयल और डर्ट साफ नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई हाइड्रोफोबिक एंड नहीं होता, मतलब कि कोई ऐसा एंड नहीं होता जो वाटर को छोड़कर ऑयल और डर्ट से जुड़े। ये जो पूरी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे मिसल्स कहा जाता है। तो ये थी सोप्स की क्लींजिंग एक्शन। तो ये जो क्लींजिंग एक्शंस अभी आपने देखी है, ये सोप्स और डिटर्जेंट्स दोनों के लिए ही कॉमन होती है, क्योंकि दोनों में ही हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट होते हैं। आगे हमें ये देखना है कि सोप्स हार्ड वाटर के अंदर क्यों काम नहीं करते हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, और ये आयंस जैसे ही सोप से रिएक्ट करते हैं ये स्कम फॉर्म करते हैं। तो स्कम जो है वो एक तरह से प्रेसिपिटेट होता है। तो कैल्शियम आयंस की वजह से सोप प्रेसिपिटेट बनाता है और ये नीचे बॉटम पर कलेक्ट हो जाता है, जिससे झाग या फोम नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से मिसल्स फॉर्मेशन या सोप की क्लींजिंग एक्शन काम नहीं करती। तो आपको ये याद रखना है कि सोप्स हार्ड वाटर में इसलिए काम नहीं करते हैं क्योंकि हार्ड वाटर में सोडियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, वो सोप के साथ स्कम या प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, जिससे सोप हार्ड वाटर में सही से काम नहीं करता। तो लास्ट में आप इस टेबल पर नजर डाल लीजिए जिसमें सोप्स और डिटर्जेंट्स के बीच में बेसिक डिफरेंस दिए हुए हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस सीरीज की आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।